मार्क्स लाइन एजुकेशन की ओर से इंग्लिश का आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक है और ये जूनियर सेक्शन के बच्चों से लेकर 12th तक के बच्चों को काम देने वाला है। इसमें हम बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले A to Z इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और आप जानते भी होंगे। यहाँ फिर स्मॉल कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर की बात हो रही है। फिर हमने क्या किया कि अ से लेकर यहाँ ग तक का इंग्लिश हमने लिखा और यहाँ ये स्पष्ट किया है कि अ से लेकर अ तक जो कि हिंदी का स्वर वर्ण है और क से लेकर ग तक हिंदी का व्यंजन वर्ण है। तो हम इस पर भी चर्चा विस्तृत रूप से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चूंकि ये बेसिक क्लास है इसलिए हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अ से लेकर अ तक जिसमें री भी आता है उसके क्या क्या स्पेलिंग होंगे और क से ग तक के क्या क्या होंगे, ये व्यंजन वर्ण है। अब आइए यहाँ हम स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यंजन वर्ण जो होता है उसमें हिंदी के अकॉर्डिंग अ छिपा हुआ होता है। जितने भी व्यंजन वर्ण है उसमें अ छिपा हुआ होता है, यानी क हलंत जोड़ अ इज इक्वल टू क, यानी कि अगर क से हम अ को अलग कर दें तो क हलंत होता है यानी आधा क होता है। फिर इसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं अलंकार के बारे में। अलंकार यानी इसको हम लोग मात्रा भी कहते हैं, मात्रा की बात हम कर रहे हैं। तो मात्रा जो है वो हिंदी के स्वर वर्ण से बना है। आप यहाँ देख सकते हैं अ जो है वो शून्य माना जाता है, लेकिन आ जो है वह आकार बनता है जिसका इंग्लिश होता है ए। हर्षई से हर्षिकार बनता है जिसका इंग्लिश होता है आई। दीर्घई से दीर्घिकार बनता है जिसका इंग्लिश होता है डबल ई या आई। ज्यादातर तो डबल ई ही प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं आई भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर हर्षऊ से हर्षुकार जिसका यू होता है इंग्लिश। द्रुगऊ से द्रुगुकार जिसका इंग्लिश डबल ओ या यू होता है। ए ई ऐकार ए आई ओ ओ ओ औकार ए यू। अनुस्वार ए एन, विसर्ग ए एच, र संयुक्त यानी इसको र संयुक्त यानी पूरा र, जब किसी आधे अक्षर के साथ र कंबाइंड होता है तो र संयुक्त कहलाता है। यहाँ प जैसे आप देख रहे हैं प्रेम में प र संयुक्त, तो र का हो गया आर ए प्र का, सॉरी सिर्फ र का र संयुक्त का। फिर रिकार का आर आई, फिर रेफ का आर और नौदरा संयुक्त का एन डी आर ए। अब आप कहेंगे कि ये इतना सब कुछ, ये सब तो हम पहले से जानते थे, लेकिन हम इस पे इसलिए फोकस किए ताकि अगर जब हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ाएं तो वो आपके समझ में आए। इसका उपयोग कहाँ है? इसका उपयोग है सामान्यतः, सामान्य यानी जनरल स्थिति में किसी भी व्यक्ति का नाम हो उसका अगर इंग्लिश लिखना हो, नाम का इंग्लिश बनाना। उसके बाद सामान्यतः किसी औरत के नाम का इंग्लिश, किसी शहर के नाम का इंग्लिश और किसी गांव के नाम का इंग्लिश। अच्छा, कुछ स्थिति में जो है शहरों के नाम का स्पेलिंग जो होता है वो अलग भी हो सकता है कुछ विशेष स्थिति में। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दिल्ली जो हम हिंदी में लिखते हैं उसका इंग्लिश दिल्ली होता है। चलिए, तो अब फिर से एक बार हम चर्चा करते हैं कि स्मॉल ए से जेड यानी इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट और अ से लेकर ग तक के साथ आप जब अलंकार को भी जान जाएंगे और उसे समझ लेंगे तो उसके बाद इसका उपयोग जानना है, इसका हम कहाँ उपयोग करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, औरत का नाम, शहर का नाम या गांव के नाम को जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो उसमें इसका हमको उपयोग होना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप देखिए कि नाम को उच्चारण अनुसार खंडित कर ले। कोई भी नाम जिसको आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं वो हिंदी में आपके पास है, आप उसको अकॉर्डिंग टू उच्चारण खंडित कर ले। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मोहन, तो मोहन देखने में ये ग्रामेटिकली एक ही शब्द है, लेकिन जब हम इसका हिंदी में उच्चारण करेंगे तो हम इसको कहते हैं मोहन मोहन मोहन। तो यहाँ दो टुकड़ा हो गया, एक मो और एक हन। उसी तरह रमन, तो रमन को बोलने में कोई इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसके कोई टुकड़े नहीं है, ये सिर्फ एक शब्द है। वैसे ग्रामेटिकली भी एक है लेकिन उच्चारण के हिसाब से कि हम रमन नहीं बोलते हैं, रमन ही बोलते हैं। यहाँ है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या होता है? युधिष और ठिर, दो शब्द छिपा हुआ है। इसको और बेहतर से समझने के लिए हम किसी भी नाम को 10 बार अगर हम रिपीट करें तो पता चल जाएगा कि उसका खंड कैसे होना है उच्चारण के हिसाब से। जैसे मैं अपना नाम लूं मिथुन, मिथुन मिथुन मिथुन, तो दो टुकड़ा होता है, एक मी और दूसरा थुन। तो यहाँ आइए, अब क्या करना है? सबसे पहले कि उच्चारण के अनुसार इसको खंडित कर लेना है। अब हर खंड के अंतिम और आधा अक्षर, अब जो हमारा खंड हुआ, जैसे मोहन में 2 खंड है तो हर खंड का अंतिम अक्षर और जो अक्षर आधा हो उसके साथ उसको छोड़कर बाकी जो व्यंजन वर्ण है यानी क से लेकर ज्ञ तक का अक्षर
उसमें अगर कोई अलंकार नहीं लगा है तो वहां अपने मन से ए लगा दे। आप इस वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट आउट कर सकते हैं। तो अगर शब्द का जो टुकड़ा है उस शब्द के टुकड़े में अंतिम अक्षर और जो अक्षर आधा है उसको छोड़कर बाकी अगर कोई भी व्यंजन वर्ण है जिसके साथ अलंकार इंक्लूड नहीं है तो वहां आप अपने मन से ए लगा दीजिए। फिर और एक बात है कि स्वर वर्ण में ए नहीं लगेगा। जो स्वर वर्ण है यानी अ से लेकर अ तक इसमें ए लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहां एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मोहन है तो मोहन को हम खंडित करते हैं तो मोहन इसका खंड हो गया मो और हन। तो मो का होता है एम, यहां से देखिए मो का होता है एम और इसमें अलंकार क्या लगा है मो में औकार, तो औकार का यहां होता है ओ, तो मो एम ओ मो। अब बचा हन तो ह का हो गया एच, ह में कोई अलंकार नहीं है और ह जो है वह क से लेकर ज्ञ तक में आता है, इसीलिए इसमें कोई अलंकार भी नहीं है, यह आधा भी नहीं है और ये अंतिम भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर क से ज्ञ तक है तो यहां अपने मन से ए लगा देंगे। फिर लास्ट है नौ, नौ का एन, तो नौ भी क से ज्ञ तक में आता है लेकिन इसमें ए नहीं लगेगा, अलंकार नहीं है फिर भी ए नहीं लगेगा क्योंकि ये लास्ट है। तो इस हिसाब से मोहन का सही स्पेलिंग हो गया MOHAN। इसी तरह यहां रमन, तो रमन का खंडन जब हम करते हैं तो चूंकि रमन में कोई खंड है ही नहीं, रमन एक पूरा शब्द है, तो र का इंग्लिश आर, र क से लेकर ग तक से आता है और इसमें कोई अलंकार नहीं है इसीलिए इसमें ए लगा। फिर मो का एम, मो भी क से ग तक में आता है, व्यंजन वर्ण में आता है और इसमें भी कोई अलंकार नहीं है इसीलिए यहां भी ए लगा। और नौ का एन, तो यहां रमन का स्पेलिंग हो गया RAMAN। इसी तरह एक बड़ा शब्द है युधिष्ठिर, तो प्रोनाउंसिएशन अगर युधिष्ठिर का करते हैं तो युधिष जोड़ ठिर, तो यहां हम दोनों टुकड़ों को अलग अलग किए हैं युधिष और ठिर अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकली नहीं। तो य का वाय, य में अलंकार क्या है हर्षुकार, हर्षुकार का यहां से आप लेते हैं यू है तो यू। फिर ध का हो गया DH, ध का DH हम लगा दिए। फिर यहां है आधा श, अच्छा आधा श का क्या होता है तो श में से सिर्फ अ निकला है तो आधा भी है तो उच्चारण उसका वही है श ही है इसीलिए इसमें SH लगा युधिष। अच्छा यहाँ ए नहीं लगा, इसका दो कारण है कि यहाँ श जो है इस टुकड़े का अंतिम अक्षर भी है और स आधा भी है इसीलिए इसमें नहीं लगा है। अब बच गया फिर दूसरा टुकड़ा, तो ठ का TH, इसमें अलंकार हर्षिकार है तो आई और र का आर, तो युधिष अलग बना और फिर अलग, जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो यहां हो जाता है युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर का सही उच्चारण है। अच्छा अब इसी तरह देखिए आपकी पटना, एक शहर का नाम हम लिए तो पटना का प्रोनाउंसिएशन करें तो पटना 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 पटना, 2 4 5 बार बोलने से खुद ही उच्चारण का टुकड़ा पता चल जाता है। तो पटना, तो दो टुकड़ा है, एक पट और दूसरा ना, तो पट का पहले प का पी, प में कोई अलंकार नहीं है और प से लेकर ज्ञ तक में आता है व्यंजन वर्ण में इसीलिए यहाँ ए लगा है। फिर ट का टी, ट में ए नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ट पट टुकड़ा का अंतिम अक्षर है और अंतिम अक्षर के साथ ए नहीं लगाया जाता है। आपको हम यहाँ बता चुके हैं दो स्थिति, पहली कि वो हर टुकड़े का अंतिम अक्षर है तो भी ए नहीं लगेगा चाहे अलंकार हो या ना हो, या अगर वह अक्षर कहीं भी है और आधा है और तो भी ऐसी स्थिति में उसमें ए नहीं लगेगा, ये दो स्थिति है। तो यहाँ हो गया पट का अलग हो गया और ना NA ना, तो ये पटना सही है। कुछ लोग इस तरह से पटना का स्पेलिंग लिखते हैं तो वो पटना नहीं होकर वो हो जाता है पटाना। तो आज का हमारा ये चैप्टर 1 है कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए आपको हम कुछ काम देते हैं जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ गांव की, गम्हरिया, गढ़ बरुआरी, दो गांव है। उसके बाद दो शहर को लेते हैं हम, मधेपुरा, सहरसा। फिर दो हम लड़कों का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर, अमित। दो लड़की का नाम लेते हैं, सृष्टि,
सौम्या, इसको आप अंग्रेजी में बदलिए और देखिए, फिर हम इसको अगले एपिसोड में कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।